नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। नागपुर दंगा मामले में एक्शन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। शहर में कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, दंगाइयों से करेंगे नुकसान की भरपाई, जरूरत पड़ने पर बुलडोजर भी चलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के उत्पीड़न पर प्रस्ताव पास कर हिंदुओं की सुरक्षा की उठाई मांग। यूएन से हस्तक्षेप की अपील। कहा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में अविश्वास और टकराव का वातावरण बनाकर अस्थिरता फैलाने का कर रही हैं प्रयास। परिसीमन के मुद्दे पर विपक्षी एकजुटता में दिखी दरार। चेन्नई में सीएम एम.के. स्टालिन की बैठक से ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू ने बनाई दूरी। भाजपा ने भी काले झंडे दिखाकर किया विरोध। भाजपा ने कहा, अपने कुशासन को छिपाने के लिए हो रही है बैठक। सीबीआई ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना मामले में 3 एफआईआर की दर्ज। दिल्ली और नोएडा में ली तलाशी। 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का है आरोप। रिंग में बिग जॉर्ज के नाम से मशहूर महान मुक्केबाज और पूर्व हैवीवेट चैंपियन जॉर्ज फोरमैन का 76 वर्ष की आयु में हुआ निधन। ओलंपिक में स्वर्ण पदक सहित कई खिताब अपने नाम कर चुके फोरमैन 2 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहे थे। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहर में कानून व्यवस्था के संबंध में नागपुर पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हिंसा वाले इलाके का दौरा भी कर सकते हैं। हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया है कि इस दंगे के पीछे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागपुर के कई एक हिस्सों में 17 मार्च को पथराव और आगजनी की खबरें आई थीं। यह हिंसा छत्रपति संभाजी नगर स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान धार्मिक लेख वाली चादर जलाने की अफवाह के बाद हुई थी। हिंसा के दौरान पुलिस उपायुक्त स्तर के 3 अधिकारियों सहित 33 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। नागपुर में हिंसा मामले में अब तक इस मामले में 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में हुई हिंसा के मामले पर प्रेस वार्ता भी की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस बात का आश्वासन देते हुए कहा कि इस दंगे के पीछे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज से दंगाइयों की पहचान की जा रही है। अब तक 104 आरोपियों की पहचान कर उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 12 नाबालिग हैं। जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। 18 साल के अंदर के विधि संघर्षित बालक है, उनको उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। और जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि नागपुर हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है दंगाइयों से ही उसकी वसूली की जाएगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दंगे में जिन पीड़ित परिवारों की संपत्ति का नुकसान हुआ है उसे 3 से 4 दिनों के भीतर मुआवजा दिया जाएगा। ये जितना नुकसान दंगाइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी।
किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को के दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, सरकार उनको मदद करने वाली है। जो भी हमारे नियम हैं, उन नियमों में बैठाकर हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। अगले 7 दिनों में ये मदद करने की हमारी कोशिश होगी। और आपको बता दें कि बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े होने का प्रस्ताव पारित किया और उनकी सुरक्षा की मांग की। आरएसएस ने बताया कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर इस्लामी कट्टरपंथी तत्वों द्वारा लगातार हो रही सुनियोजित हिंसा, अन्याय और उत्पीड़न पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। यह स्पष्ट रूप से मानवाधिकार हनन का गंभीर विषय है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बांग्लादेश में वर्तमान तख्तापलट के समय मठ, मंदिरों, दुर्गा पूजा पंडालों और शिक्षण संस्थानों पर हमले, मूर्तियों का अनादर, नृशंस हत्याएं, संपत्ति की लूट, महिलाओं के अपहरण और अत्याचार जैसी मतांतरण जैसी कई घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं आबादी की संख्या लगातार घट रही है। हिंदू समाज के सामने आज अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। खास तौर पर पिछले वर्ष की हिंसा और घृणा को जिस तरह से सरकारी और संस्थागत समर्थन मिला, ये गंभीर चिंता का विषय है। संघ ने इस बात पर चिंता जताई है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जानबूझकर भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में अविश्वास और टकराव का वातावरण बना रहे हैं। वे एक देश को दूसरे देश के खिलाफ खड़ा कर अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। उसने प्रतिनिधि सभा, चिंतनशील वर्गों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़े विशेषज्ञों से भारत विरोधी वातावरण, पाकिस्तान और डीप स्टेट की सक्रियता पर दृष्टि रखने और उन्हें उजागर करने की अपील की है। उसने कहा है कि कई हिंदू संगठनों ने इस हिंसा के खिलाफ आंदोलन एवं प्रदर्शन किए हैं और बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा और सम्मान की मांग की है। संघ की ओर से यह भी कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा भारत सरकार से अनुरोध करती है कि वो बांग्लादेश के हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां की सरकार से निरंतर संवाद बनाए रखे। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक समुदाय से बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार का गंभीरता से संज्ञान लेने और बांग्लादेश सरकार पर इन हिंसक गतिविधियों को रोकने का दबाव बनाने की अपील की है। प्रतिनिधि सभा ने हिंदू समुदाय एवं अन्य देशों के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आह्वान किया है कि वे बांग्लादेशी हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समाज के समर्थन में एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं। बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ और वहां के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का जो मानवाधिकार हनन, हिंसा, ये जो सब विषय वहां हुए हैं और उनका एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का जो इशू आकर खड़ा हुआ है और इस सारी स्थिति के अंदर जो इंटरनेशनल फोर्सेस पीछे अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, इन सब के प्रति देश को, समाज को अवेयर भी रहना, जागरूक भी रहना और ये वहां के हिंदू समाज की सुरक्षा और वहां के हिंदू समाज का सम्मान, ये सब गरिमा जो है ये सुनिश्चित हो, इस सारी दृष्टि से और वहां उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम, भारत सरकार, हिंदू समाज सब मिलकर प्रयास करें। ऐसा एक प्रस्ताव बांग्लादेश की आज की हिंदू समाज की जो परिस्थिति है, माइनॉरिटीज की जो परिस्थिति है, उसको लेकर हमने एक सीमित विषय के ऊपर प्रस्ताव पारित किया है। ये जो अपना भारत है, इस भारत और पड़ोसी देश, ये केवल देशों का समूह नहीं है, हमारी हजारों साल की एक यात्रा है, वो हमारी कॉमन जर्नी है। हम जब कहते हैं तो वो कॉमन जर्नी के अंदर हमारा एक शेयर्ड कल्चर है, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है और हमारे जो शेयर्ड जो है वो हमारे ट्रेडिशंस भी हैं, बहुत सारी बातें हमारी समान हैं। तो ऐसा लगता है कि एक मिसट्रस्ट और डिसट्रस्ट भारत और इन सारे पड़ोसी देशों के बीच में खड़ा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उसके अंदर दुनिया की बहुत सारी शक्तियां उसमें भूमिका अदा कर रही हैं। हमने पाकिस्तान, डीप स्टेट इन अमेरिका, उस सब के बारे में भी इसमें थोड़ा हमने इंगित किया है सारे उसमें से अपने प्रोसेस प्रस्ताव के अंदर।
लेकिन इस बार एक अच्छा विषय उसमें ये भी है कि ये जो सारा हुआ तो पहली बार वहां के हिंदू समाज ने लोकतांत्रिक ढंग से वहां पर एक कलेक्टिव डेमोक्रेटिक और पीसफुल वे में अपनी बात को असर्ट करने की भी कोशिश की है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए DT न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DT न्यूज। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति BR गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मणिपुर के इम्फाल पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में न्यायमूर्ति BR गवई, सूर्यकांत विक्रमनाथ, MM सुंदरेश, KV विश्वनाथन और N कोटेश्वर शामिल हैं। ये सभी लोग राहत शिविरों का दौरा करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति गवई मणिपुर के सभी जिलों में विधिक सेवा शिविरों और चिकित्सा शिविरों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और साथ साथ इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम और उखरुल जिलों में नए विधिक सहायता क्लिनिकों को भी स्थापित शुरुआत की जाएगी। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को आवश्यक राहत सामग्री का वितरण भी किया जाएगा। विधिक सेवा शिविर IDP को सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवा, पेंशन, रोजगार का योजनाओं और पहचान के दस्तावेज जैसे लाभों तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित होगी। और बिहार आज अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष बिहार दिवस का विषय है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। इस अवसर पर पूरे राज्य में बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जबकि विभागों की प्रदर्शनी को 2 दिन बढ़ा दिया गया है, जो कि 26 मार्च तक चलेगी। गांधी मैदान में बिहार सरकार के लगभग 40 विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। आज सुबह ग्रामीण कार्य विभाग के स्टॉल का उद्घाटन विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने किया और साथ साथ बिहार वासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं भी दी। बिहार दिवस 2025 की पूरे बिहार वासियों को और देश में जो बिहार से बाहर रह रहे हैं सभी बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो हमारा साल होगा, जो आने वाला हमारा 5 वर्ष, क्योंकि ये चुनाव का वर्ष है और आने वाला 5 वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार एक बड़ी छलांग औद्योगिक क्षेत्र में और आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में लगाने वाला है। और लगातार माननीय नेता का ये संकल्प है कि हम सभी जगह जो 100 बसावट है वहाँ तक हम बारहमासी सड़क देने का काम करें और ग्रामीण कार्य विभाग उस पर कार्यरत है। और जब जब वर्ल्ड बैंक का एक रिव्यू है, वर्ल्ड बैंक ने अपने कहा है कि जब तक 10 से 20% अगर हम रोड डेंसिटी को बढ़ाते हैं तो 5 से 6% हमारा पॉवर्टी लेवल कम होता है और इसी को ध्यान में रखकर नेता हमेशा ग्रामीण कार्य विभाग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो बिहार आज अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस अवसर पर श्रीलंका के कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बिहार दिवस मनाया गया, जिसमें लगभग 30,000 लोग शामिल हुए। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बिहार की सांस्कृतिक विरासत और बौद्ध धर्म के माध्यम से बिहार और श्रीलंका के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार की जनता को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि बिहार दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूं। बिहार की धरती प्राचीन काल से ही ज्ञान और विकास का केंद्र रही है। मेरा विश्वास है कि बिहार के निवासी अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और परिश्रम के बल पर विकसित बिहार और विकसित भारत के निर्माण में अपना भरपूर योगदान
देते रहेंगे। और आज बिहार दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि वीरों की महान विभूतियों की पावन धरती बिहार के अपने सभी भाई बहनों को बिहार दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाला हमारा ये प्रदेश आज अपनी विकास यात्रा के जिस महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, उसमें यहाँ के परिश्रमी और प्रतिभाशाली बिहार वासियों की अहम भागीदारी है। हमारी संस्कृति और परंपरा के केंद्र बिंदु रहे अपने इस राज्य के चौतरफा विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और आपको बता दें कि दुनिया भर में आज रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक अर्थ आवर 2025 मनाया जाएगा। इस साल अर्थ आवर की थीम द पावर ऑफ नेचर रखी गई है, जो हमें प्रकृति की ताकत और उसके संरक्षण के महत्व की याद दिलाती है। अर्थ आवर हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर के लोग, संस्थान और बड़े बड़े स्मारक 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइटें और बिजली से चलने वाले उपकरण बंद कर देते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। भारत में कई बड़े शहरों और प्रतिष्ठित इमारतों में अर्थ आवर के दौरान लाइटें बंद रखने की योजना बनाई गई है। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, हावड़ा ब्रिज और कई अन्य ऐतिहासिक इमारतें इस पहल में शामिल होंगी। पर्यावरण कार्यकर्ता और संगठनों ने लोगों से अपील की है कि वे इस पहल का हिस्सा बने और प्रकृति को बचाने की दिशा में अपना योगदान दें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में कैच द रेन मिशन की शुरुआत की थी और इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए जल समृद्ध भारत का सपना साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। ये मिशन जल शक्ति अभियान के तहत शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य बारिश के पानी को संरक्षित करना, पुराने तालाबों और कुओं को पुनर्जीवित करना और भूजल स्तर को बढ़ाना था। इस मुहिम के माध्यम से बारिश की हर एक बूंद को सहेजकर हम भविष्य में पानी की कमी से निपटने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब हम पानी की समस्या के समाधान की बात करते हैं तो पानी को बचाना यानी जल संरक्षण भी उतना ही जरूरी हो जाता है। आज देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है, कैच द रेन, बूंद बूंद पानी को पकड़ो। कैच द रेन का मतलब है जहां बारिश का पानी गिरे उसे व्यर्थ नहीं जाने देना। जल ही जीवन सिर्फ कोरा नारा न बनकर रह जाए, बल्कि जागरूकता से जन आंदोलन और इसके बाद जन भागीदारी से समस्या का समाधान हो। इसी उद्देश्य से 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। इसके तहत 5 केंद्रित उपाय अपनाने पर बल दिया गया, जिसमें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण, सभी जल निकायों की गणना, जियो टैगिंग और सूची बनाना, जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजनाएं तैयार करना, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करना, गहन वन रोपण, जागरूकता पैदा करना शामिल हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन देश भर के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के ब्लॉकों को कवर करने वाली एक वार्षिक गतिविधि बन गई है। अभियान की सफलता का पैमाना इसी बात से निकाला जा सकता है कि पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने और कुशल जल उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1,67,00,000 से अधिक जल संरक्षण कार्यों को पूरा किया जा चुका है। 2021 में अभियान की शुरुआत के बाद से इसे हर साल नई धार दी गई। पिछले साल इस अभियान के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया गया, जिसकी थीम नारी शक्ति से जल शक्ति रखा गया। इसमें जल संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की अभिन्न भूमिका पर जोर दिया गया। बूंद बूंद पानी की बचत सरकार के प्रयासों से सुनिश्चित की जा रही है और अब ये हम सभी का फर्ज बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ हम खुद भी जुड़ें ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका
तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी सुरक्षित देकर के जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया। पीएम ने लिखा कि विश्व जल दिवस पर हम जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और इसलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करना अधिक महत्वपूर्ण है। पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना जोर दिया। वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, तालाब, सरोवर आदि बनवाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है। हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बिन पानी सब सूख, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रखरखाव पर भी पूरा जोर है और इसमें भी गांव के लोगों की भूमिका बहुत अहम है। गांव में पानी के स्रोतों के संरक्षण को लेकर भी काम किया जा रहा है। हो सकता है आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया है कि विदेश मामलों के लिए 2025 की पहली परामर्शदात्री समिति की एक बैठक संपन्न हुई है, जिसमें बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। साथ साथ विदेश मंत्री ने बैठक में शामिल सभी का आभार भी जताया है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी के लिए 14 विधायकों को एमसीडी में मनोनीत किया है। इन 14 विधायकों में भाजपा के 11 और आम आदमी पार्टी यानी कि आप के 3 विधायक शामिल हैं। मनोनीत विधायक अप्रैल में होने वाले महापौर और उप महापौर पद के चुनाव में मतदान करेंगे। आपको बता दें कि पार्षदों के अलावा दिल्ली के 7 लोकसभा अध्यक्ष, 3 राज्यसभा सदस्य और 14 मनोनीत विधायक दिल्ली नगर निगम के महापौर और उप महापौर के लिए होने वाले चुनाव में मतदान करते हैं। खबर खेल के उससे महान मुक्केबाज पूर्व हैवीवेट चैंपियन जॉर्ज फोरमैन का निधन हो गया है। उनके परिवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इसकी पुष्टि की है। वो 76 वर्ष के थे। रिंग में बिग जॉर्ज के नाम से मशहूर फोरमैन ने 1960 के दशक से अपने करियर की शुरुआत की थी और ओलंपिक में स्वर्ण पदक सहित कई खिताब भी जीते थे। वो 2 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। फोरमैन ने मुक्केबाजी के 81 मुकाबले खेले, इसमें से 76 में जीत हासिल की और इनमें से भी 68 मैच उन्होंने नॉकआउट जीते थे। सिर्फ 5 मैचों में उन्हें हार मिली थी।
फोरमैन ने 1968 मैक्सिको ओलंपिक में हैवीवेट श्रेणी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। फोरमैन ने 1973 में अपना पहला विश्व खिताब जीता था और 1994 में 45 वर्ष की उम्र में दोबारा ये उपलब्धि हासिल की थी। उन्होंने 1997 में बॉक्सिंग से संन्यास ले लिया था। वो फैंस के चहेते मुक्केबाजों में से एक रहे। खेलो इंडिया का पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण दिल्ली में आयोजित हो रहा है, जहां एक तरफ खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इन खेलों के द्वारा रिश्तों की मजबूती का भी एक उम्दा उदाहरण देखने को मिल रहा है, जिसे आज के दौर में हमारे समाज के लिए समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। पेश है संवाददाता गौरव कुमार की ये खास रिपोर्ट। पिछले कुछ समय के दरमियान देश में पैरा खेलों ने एक नई ऊंचाई हासिल की है, जिसके पीछे राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम और खेल नीति है। इस कड़ी में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी अपना एक अलग महत्व है, जिसने इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और खुद के करियर को एक नई दिशा देने का काम किया है। लेकिन इन्हीं खेलों का एक अक्स रिश्तों की मजबूती का भी सामने है। इनका नाम आदिल अंसारी है, जो महाराष्ट्र के भिवंडी से आते हैं। आदिल साल 2002 में एक हादसे का शिकार हो गए, जिसके चलते इनके एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। उस वक्त मानो आदिल के सामने एक ऐसा अंधेरा था जिससे पार पाना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन उनके लिए रोशनी की किरण बनकर सामने आई उनकी पत्नी माजिदा आदिल अंसारी, जिन्होंने आदिल को विश्वास दिलाया कि जिंदगी यहाँ से खत्म नहीं हुई, बल्कि बदली हुई सोच और नई दिशा के साथ आगे बढ़ेगी। जो मेरी वाइफ है मेरे पीछे, मेरी इतनी सीवियर डिसेबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मैं कर नहीं पाता हूँ खुद से, तो वो मेरे साथ होती है हमेशा। इंटरनेशनल इवेंट में भी साथ होती है, जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है। मेरी कोच है, वो मेरी डॉक्टर है, मेरी केयर टेकर है, सब कुछ है। तो उसका बहुत बड़ा हाथ है कि मैं यहाँ आपके साथ बात कर रहा हूँ। हर सुख दुख में साय के साथ पति आदिल अंसारी के साथ रहने वाली माजिदा के लिए आज की जिंदगी भले ही सामान्य हो, लेकिन शुरुआत के उन दिनों की कड़वी यादों को भुलाना उनके लिए आसान नहीं है। हालांकि कल के वे कड़वे लम्हे आज के मीठे पलों के रूप में उनके सामने हैं, जिसे वह अपनी सफलता के तौर पर देखती हैं। शादी के लिए घर वाले या इनके घर वाले, मेरे घर वाले फौरन राजी हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। घर बहुत मुश्किलें आई हैं, उसमें भी मेरे घर वालों को राज़ी करना, और ये तो इनके घर में तो तकरीबन तभी सभी राज़ी थे, और मेरे घर में थोड़ा था मुश्किल कि क्या है, क्या मतलब क्यों ऐसे। लेकिन मेरी माँ बाप जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, वो जिसमें खुश है वो करके देख लेते हैं। यहाँ बड़ी बात आदिल की सफलता नहीं है, और न ही इस बात को सामने रखना कि पैरा खेलों का किस तरह से विकास हो रहा है, बल्कि यहाँ तस्वीर का बड़ा रूप रिश्तों की मजबूती का है, जो आज के बदलते समाज की चकाचौंध के बीच भी खुद को उस लकीर पर रखने में कायम है, जो एक स्वस्थ समाज की सबसे पहली और जरूरी शर्त है। तो खेल हमेशा से दिलों को जोड़ते हैं, और आदिल और माजिदा का ये एक शानदार उदाहरण खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भी देखने को मिला है। दरअसल आदिल की जो ताकत है वो न केवल उनका खेल है, बल्कि माजिदा का वो सपोर्ट है, जिसके बल पर आज वो एक सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज के तौर पर सामने हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।